नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार की जलवायु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा और इसके सारे के सारे पॉइंट विभास 15 बुक से डिस्कस किया जा रहा है। बिहार ज्योग्राफी का ये सेकेंड वीडियो है। इसका पहले बिहार ज्योग्राफी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उससे जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट है कि बिहार की जलवायु। तो जलवायु किसे बोला जाता है, सबसे पहले ये समझिए। तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक 30 साल 31 वर्ष 30-31 वर्ष मौसम के औसत दशाओं को जलवायु बोला जाता है। जो 30 और 31 वर्ष में जो भी मौसम रहा उसका औसत निकाल लिया जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे ही जलवायु बोला जाता है। तो फिर से बोलते हैं, किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम के औसत दशाओं को जलवायु बोला जाता है। मौसम किसे बोला जाता है, तो देखिए जो जलवायु होता है ये क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, जबकि जो मौसम होता है शॉर्ट टर्म होता है। जैसे मॉर्निंग में आपके धूप निकला हुआ है, लेकिन 1 घंटे के बाद बारिश होने लगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ये मौसम में परिवर्तन हो गया। ये नहीं बोलेंगे कि जलवायु में परिवर्तन कर गया, क्या बोलेंगे, मौसम में परिवर्तन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार में हर वर्ष 10 जून के आसपास मानसून आपके प्रवेश करती है, जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी बोला जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों बोला जाता है, आपको हम आगे बताते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में बिहार के पूरब भाग है, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्रता, जो बिहार के पूरब भाग है उसमें आर्द्रता, जबकि बिहार के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो बिहार के पूर्वी भाग है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। तो किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है। जो किशनगंज है वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होता है, जबकि अर्ध शुष्क जलवायु पाया जाता है कहाँ पर, तो जो आपके बिहार के साउथ है यहाँ पर बारिश कम होता है, तो यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाया जाता है। और औरंगाबाद सबसे सूखा डिस्ट्रिक्ट है। आपको समझना है कि जो उपोष्ण कटिबंध किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में आता है। तो सबसे पहले जो 23.5 डिग्री उत्तर है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा कर्क रेखा। 0 डिग्री है, इसे क्या बोला जाएगा, इसे विषुवत रेखा बोला जाएगा। और 23.5 डिग्री साउथ है, इसे मकर रेखा बोला जाता है। तो जो सूरज की रोशनी है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में डायरेक्ट पड़ती है। तो कर्क रेखा और जो मकर रेखा, ये जो बीच वाला इलाका, ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। और भारत को भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही माना जाता है। इससे भारत का जो विस्तार तो आपके है उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में भारत का विस्तार है, जबकि भारत को उष्ण कटिबंधीय माना जाता है। उपोष्ण कटिबंध किस डिग्री से किस डिग्री तक आता है, तो देखिए 23.5 डिग्री देख चुके हैं आप कर्क रेखा, उसके नीचे में यहाँ पर आपके 45 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री नॉर्थ है। तो कर्क 23.5 डिग्री और 45 डिग्री के जो बीच वाला है, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा उपोष्ण कटिबंध। इसे क्या बोला जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। इसका मतलब क्या है कि जो आपके 0 डिग्री से आपके जो कर्क रेखा है इसके बीच में तापमान ज़्यादा होता है, जबकि जो कर्क रेखा से 45 डिग्री के बीच में क्या होता है, तापमान आपके कम होता है। मतलब कि सूर्य की जो रोशनी होता है उपोष्ण कटिबंध पर तिरछी पड़ता है, जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ता है। उसके कारण इस इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्या होता है, इस इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि उपोष्ण कटिबंध में आपके टेम्परेचर कम होता है। तो देखिए बिहार को यहाँ पर ये आपके कर्क रेखा था ना, तो इसका जो नीचे वाला इलाका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके उष्ण कटिबंध हो जाएगा ना, उष्ण कटिबंध। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आप क्या बताएं कि 23.5 से 9 से लेकर आपके 45 और ऊपर तक जाएगा। तो मान लीजिए कि 45 तक, ठीक है, 45 और ऊपर तक जाएगा, आपको बता चुके हैं 45 और ऊपर, तो नॉर्थ तक क्या हो जाएगा, ये उपोष्ण में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उपोष्ण में आ जाएगा। तो बिहार देखिए कहाँ पर है, 23.5 डिग्री के ऊपर है कि नहीं बिहार, तो बिहार क्या आ जाएगा, बिहार उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये जो कारक दिया गया है ये बिहार के जलवायु को प्रभावित तो करते हैं, ये पूरे भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, जो अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार है। दूसरा है समुद्र तल से दूरी, बिहार के समुद्र तल से
दूरी, ये भी आपके जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरा है हिमालय। जो हिमालय किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो पहला तो हिमालय जो है, जो भी साइबेरिया से ठंडी हवा आती है उसे रोक कर पूरे बिहार को ठंडा होने से बचाता है, और जो बिहार की जलवायु है उससे भी प्रभावित होने से बचाता है, और पूरे भारत में बारिश भी कराने में योगदान करता है हिमालय। मानसून का प्रभाव भी आपके बिहार में रहता है। 10 जून तक जो है मानसून आपके बिहार में प्रवेश करता है, तो मानसून का भी प्रभाव रहता है बिहार के जलवायु पर। उच्चावच, पर्वत, पठार, समतल मतलब कि मैदान, तो पर्वत, पठार, मैदान, ये आपके स्थलाकृति भी जो होते हैं आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। वायुदाब भी, जो वायुदाब होता है वो भी आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो कैसे, जैसे कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जो हवा होता है वो क्या हो जाता है, हवा हो जाता है हल्का होने के बाद हवा ऊपर उठता है, और उस जो गैप में हवा हल्का होकर ऊपर उठा है तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए जो ठंडी हवा है वहाँ पर जाती है, तो एक तरीके से हवा का साइकिल शुरू हो जाता है, और उसके कारण जो है तूफान भी आ सकता है इस हवा के साइकिल के कारण। और जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ही आपके मानसून भी प्रवेश करता है भारत में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का जलवायु वर्गीकरण। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो है बिहार के जो है नॉर्थ और साउथ को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है जलवायु के अनुसार। तो जो आपकी गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है। तो कुछ जो वैज्ञानिक हैं जो नॉर्थ बिहार है उसे अलग जलवायु क्षेत्र बताते हैं, और जो बिहार के साउथ है उसे अलग जलवायु क्षेत्र बताते हैं। ठीक है, तो एक उसी में वैज्ञानिक है कोपेन, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो कोपेन के द्वारा बोला गया कि जो उत्तरी बिहार की जलवायु है CWG है, और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है AW है। इनके द्वारा कोड दिया गया, इसे आगे डिटेल से पढ़ सकते हैं आप लोग कोई और बुक में। यहाँ पर आपको सिर्फ पीटी के लिए इतना ही फैक्ट काफ़ी है। तो जो कोपेन के द्वारा बताया गया कि उत्तरी जो बिहार है उसकी जलवायु CWG है, और दक्षिण बिहार की जलवायु AW है। एक है वैज्ञानिक ट्रीबार्था, इनके द्वारा बताया गया कि उत्तरी बिहार की जो जलवायु है CAW है, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है। थार्नबाट एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा बोला गया कि उत्तरी बिहार की जो जलवायु है CAW है, और दक्षिण बिहार की जलवायु जो है AW है। ठीक है, उत्तरी बिहार की जलवायु CAW है, जबकि दक्षिण बिहार की जलवायु जो है AW है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसका PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। उसके बाद देखिए बिहार में ऋतुएं, तो बिहार में मुख्यतः जो है 3 ऋतुएं पाई जाती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक होता है। दूसरा है वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है, मध्य जून से जो है अक्टूबर तक होता है। शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी तक होता है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, ये कब से कब तक होता है, तो मार्च से मध्य जून तक होता है। इसे ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मार्च महीने से सूरज की जो स्थिति होता है उत्तरायण होने लगती है। जो सूरज होता है उत्तर की ओर जाने लगता है। तो कहाँ से उत्तर की ओर जाने लगता है, तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री आपके 21 मार्च को जो सूरज होता है 0 डिग्री पर होता है, और 21 मार्च के बाद जो है सूरज आपके कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ने लगता है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपके मतलब भारत की ओर जो सूरज है आगे बढ़ने लगता है। 21 मार्च के बाद जो है जो भारत है, श्रीलंका है, उस इलाके में गर्मी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो बिहार के इलाके हैं। तो क्या लिखा गया है, मार्च महीने से सूरज की स्थिति जो है उत्तरायण होने लगती है, जिसके कारण इस मौसम में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है और वायु भार क्या होता है, कम हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो वायु का भार होता है वो कम हो जाएगा। जब वायु का भार कम हो जाएगा तो हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा। और जो हवा ऊपर उठा था तो उसका नीचे तो कुछ आपके जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए जो है क्या होगा, ठंडी हवा चलेगी, और उसके बाद वहाँ पर एक जो हवा है उसका साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, हवा का एक वहाँ पर साइकिल शुरू हो जाता है, और उसी क्रम में आपके तूफान भी आते हैं। तो पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए 21 जो मार्च है, 21 मार्च को सूरज कहाँ पर है, तो 0 डिग्री पर है। और 21 जून को सूरज जो कहाँ पहुँचता है,
तो कर्क रेखा पर पहुंचता है। उसके बाद वापस 21 जून के बाद सूर्य लौटता है 23 सितंबर को कहाँ पर लौटता है आपके फिर से 0 डिग्री पर। कहाँ लौटता है फिर से 0 डिग्री पर, और उसके नीचे क्या है मकर रेखा पर क्या पहुंचता है, तो जो मकर रेखा है मकर रेखा पर आपके पहुंचता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो 21 दिसंबर को है सूर्य आपके फिर से मकर रेखा पर पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि जो मकर रेखा पर जैसे सूरज पहुंचता है तो दिसंबर हो गया, तो दिसंबर में टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर हो गया, तो मकर रेखा मतलब जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जबकि जो भारत का इलाका है वहाँ पर क्या होगा, भारत और जो बिहार का इलाका है वहाँ पर ठंडा होगा 21 दिसंबर को। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मई का महीना जो है सर्वाधिक गर्म होता है और इस महीने का औसत तापमान जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि जो इक्विनॉक्स पूछा जाएगा कि इक्विनॉक्स जो है, इक्विनॉक्स 23 सितंबर और 21 मार्च को बोला जाता है। जो 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है सूरज कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। इसे नोट कीजिएगा, सूरज कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। जबकि 21 जून को सूरज कहाँ पर होता है, तो कर्क रेखा पर होता है, और 21 दिसंबर को सूरज कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर होता है। जब सूरज आपके मकर रेखा पर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो 21 जून वाला जो एरिया था, 21 जून वाला एरिया कौन था, जो भारत का इलाका था, उस इलाके में आपकी ठंडा होता है। जैसे ही आपके सूरज आपके 21 जून वाले इलाके पर डायरेक्ट चमकता है तो जो 21 दिसंबर वाले इलाके जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है उस इलाके में क्या होता है, ठंडा होता है। ये दोनों उल्टा है। जब सूरज आपके मकर रेखा पर चमकेगा तो जो कर्क रेखा है उस इलाके में ठंडा होगा। जब डायरेक्ट सूर्य रेखा आपके जो सूरज है कहाँ पर अगर आपके कर्क पर चमकता है तो मकर रेखा पर आपके ठंडा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, जो मई की विशेषता है। आपको बताएं कि जब टेम्परेचर जो भारत का बिहार का बढ़ता है तो हवा क्या होता है, ठंडा हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठता है। तो जब गर्म होकर हवा ऊपर उठता है तो नीचे कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए क्या होगा, हवा चलेगा, और वो हवा जो है बाद में लू का रूप ले लेता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है मानसून आने से पूर्व, गर्मी के दिनों में जो है मानसून आने से पूर्व जो है बिहार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण जो है वर्षा होती है। उसे क्या बोला जाता है, उसे नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी बोला जाता है। जबकि कर्नाटक में क्या बोला जाता है, तो आम्र वर्षा बोला जाता है। जो गया जिला है बिहार का सबसे गर्म स्थान है, जो गया जिला है आपके बिहार का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर आपके ध्यान से समझिएगा कि बिहार को जो है गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में 2 भागों में आपके बांटा जाता है। तो जो आपके नॉर्थ वाला इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर है ये ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ही आपके नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर भी आपके कम हो जाएगा। आपको पता है कि जहाँ पर अगर ये दोनों पर प्रोपोर्शनल उल्टा होता है, अगर जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर वहाँ पर कम होगा। और जो बिहार का सबसे गर्म लोकेशन कौन है, तो जो गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का सबसे गर्म लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। ये मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। तो जून के दूसरे सप्ताह मतलब कि 10 जून जो ठीक है 10 जून ठीक है, जून के दूसरे सप्ताह तक जो है मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। 10 जून तक आपका प्रवेश जो है मानसून का बिहार में हो जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होता है। जुलाई का महीना और अगस्त के महीना में जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। तो बिहार में जो भी वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम आपके मानसून के कारण ही होता है, और वो पानी आपके कहाँ से उठा के लाती है, बंगाल की खाड़ी से उठा के लाती है। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, तो 120.5 सेंटीमीटर बिहार में औसत वर्षा होता है। सर्वाधिक जो वर्षा होता है ये आपकी कितना होता है बिहार में, तो 160 से 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होता है। उत्तर पूर्वी भाग के किशनगंज में होता है। कहाँ पर होता है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है। आप सभी लोग को ध्यान में होगा किशनगंज कहाँ पर है। और बिहार में यह वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की जो शाखा है उसके माध्यम से होता है। यहाँ पर आप समझिए 1 जून को जो है मानसून जो है केरल में आता है,
1 जून में आपके मानसून जो केरल में आता है और इस तरीके से मानसून जो है नॉर्थ ईस्ट में आपके सबसे पहले टकराता है और उसके बाद हवा जो है इस तरीके से वापस आपके पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की ओर आपके चला जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? बिहार के आपके किशनगंज में होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो ये ग्राफ बनाया गया है, ये 10 जून को जो है पटना के पास आपके मानसून दिखाया गया है, मतलब कि 10 जून को जो है बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में जो है पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानसून होता है, ये जो मानसून होता है इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो जो पहले लोकेशन, मतलब जो हवा है, हवा में आर्द्रता ज़्यादा है, तो जब बारिश कराते जाएगी हवा, तो हवा में आर्द्रता क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या है कि जो बिहार के पूर्वी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा और बिहार के पश्चिमी इलाका है वहाँ पर कम बारिश होगा। तो क्या लिखा गया कि बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में जो है पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। तो सही बात है। वर्षा के असमान वितरण के कारण जो है उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से एवं दक्षिणी बिहार जो है सूखे से प्रभावित रहता है, उसके बारे में देख चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसका उद्भव जो है हिंद महासागर में होता है और इसका जो प्रभाव है बिहार में 15 अक्टूबर तक क्या होता है? शिथिल हो जाता है, मतलब कि कमज़ोर हो जाता है। 15 जो अक्टूबर है उसके बाद आपके बिहार से जो है मानसून आपके वापस लौटना शुरू कर देता है तथा मंद गति से हवा जो है विपरीत दिशा में चलने लगती है। अब जो एक तरीके से मानसून जो है अब क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनफॉल के पैटर्न के बारे में समझिए। तो यहाँ पर देखिए जुलाई है, तो जुलाई के महीने में बिहार में तो उतना कोई खास बारिश होता नहीं है, लेकिन जो सबसे अधिक वर्षा आपके अगस्त के महीने में होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो अगस्त के महीने में सबसे अधिक वर्षा होता है। पूरे बिहार में बारिश अगस्त के महीने में होती है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा बिहार में कहाँ पर होता है, तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। जो बिहार का नॉर्थ इलाका है बाढ़ प्रभावित है, जबकि जो बिहार का साउथ इलाका है सूखा प्रभावित इलाका है। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु, जो शीत ऋतु है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होता है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की विशेषताएं क्या होता है कि स्वच्छ आकाश, मतलब कि जो आकाश होता है साफ होता है। सहनीय सूरज की मृदुल किरणें होती है, मतलब कि जो सूरज की रोशनी इतना तेज नहीं होता कि आपके जो शरीर है उसे जला दे, मतलब कि जलन टाइप की आ जाए आपको। जो अगर आप धूप में जाइएगा ठंडी के दिनों में तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, मतलब कि सहनीय सूरज की मृदुल किरणें हैं। मंद पछुआ पवन चलती है, शांत रात्रि होता है तथा सुहावने सुबह जो होता है शीत ऋतु के आपकी विशेषताएं होता है। मानसून लौटने के साथ ही आपके बिहार में जो है शीत ऋतु का आगमन होता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी के महीने में अधिक ठंड पड़ती है और दिसंबर जनवरी महीने में जो है भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। इसमें ध्यान रखना है कि जो दिसंबर और जनवरी महीने में जो है भूमध्य सागर से जो शीतोष्ण चक्रवात चलता है उसके माध्यम से जो आपके वर्षा होता है पूरे नॉर्थ इंडिया में आपकी वर्षा होता है। उसमें आपके बिहार में भी, जो बिहार के भी कुछ इलाके हैं, जो बिहार के आपके वेस्ट इलाका और बिहार का मध्य इलाका, जैसे कि आपके ये बिहार है, तो बिहार के आधा जो इलाका आपके भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, जो वहाँ से आपके वर्षा आती है शीतोष्ण चक्रवात के माध्यम से, तो उससे प्रभावित होता है। जबकि जो बिहार के ईस्ट वाला इलाका है आपके भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण आपके प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिसंबर जनवरी महीने में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो है पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी बिहार जो है इससे प्रभावित नहीं होता है। और जो ये वर्षा होता है रबी फसल के लिए जो है लाभदायक होता है। जो ये आपके वर्षा हो रहा है दिसंबर और जनवरी के महीने में, जो रबी फसल होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा होता है। ठीक है, तो ठीक है, जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके था मानसून से संबंधित, जलवायु से संबंधित, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे। आप लोग सारे कुछ समझ गए हैं, उसके बारे में एक बार कमेंट करके आपसे सभी लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।